everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video, we are going to start a new chapter from class 11th NCERT book, Anatomy of the Flowering Plants. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेटेज की अगर हम बात करें तो। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत आसानी से आप इसे समझ लेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इसे 2 टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। पहला है टिश्यू सिस्टम, दूसरा है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये कुछ इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ दिए हुए हैं। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो भी एक्सटर्नली आपको लार्जर ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो भी एक्सटर्नली आपको मॉर्फोलॉजी देखने को मिलता है, उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये एनिमल है, प्लांट है तो कौन से ग्रुप का प्लांट है, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है। लेकिन इस वीडियो में इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर उसके और वो फंक्शन किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम। नाम ही से पता चल रहा है ये एक सिस्टम है, यानी कि इसमें मोर देन 1 कंपोनेंट होंगे। और ये किस चीज़ का कंपोनेंट होगा, तो टिश्यू का है। टिश्यू के बारे में आप लोग को पहले से पता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं जिसका फंक्शन सेम रहेगा उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी कि किस तरह का सेल प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे टिश्यू कितने तरह के हो सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अगर किसी प्लांट बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है तो वो किस तरह से उसके लोकेशन, मतलब कहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो किस तरह से वो डिफरेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्लांट तो सेल है, प्लांट तो एक है, मान लो आम का पौधा है, लेकिन उसके पत्तियों का जो टिश्यू होगा, सेल होगा, वो अलग होगा। उसका जो जड़ का होगा, रूट का, वो अलग होगा। उसके जो स्टेम में सेल्स पाए जाएंगे उसका जो ग्रुप होगा यानी कि टिश्यू होगा वो अलग टाइप का होगा। तो इस तरह से लोकेशन, वही बोल रहा है कि लेट अस नाउ कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाउ टिश्यू वेरी, किस तरह से टिश्यू वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन अगर चेंज हो रहा है प्लांट बॉडी में तो ठीक है, देयर स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन। उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होगा प्लांट में। जैसे कि जो टिश्यू लीफ में पाया जाएगा उसका काम कुछ और होगा, जो टिश्यू स्टेम में पाया जाएगा उसका काम कुछ और होगा, देखने में दोनों अलग अलग होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और लोकेशन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं प्लांट में। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ से अब आपको याद रखना है, जिसको मैं ये रेड से हाईलाइट करूँ उसको याद रखना है कि प्लांट के केस में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है एपिडर्मल, दूसरा है ग्राउंड, ग्राउंड को ही फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा है वैस्कुलर, वैस्कुलर को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। नाउ अब हम बात करेंगे जो पहला टिश्यू सिस्टम है, डैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो जो एपिडर्मल, नाम ही से पता चल रहा है कि ईपी मतलब कि ऊपर होगा, ठीक है, अपर पार्ट में होगा, और डर्मल यानी कि डर्मिस के ऊपर में होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, यानी कि ये ऐसा टिश्यू होगा जो प्लांट के बाहर में पाया जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नली वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। देखो है ना, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग में कौन सा टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, तो डैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स आते हैं और हेयर्स आते हैं। यहाँ से आपको याद रखना ये है कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, सबसे पहली बात कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट का। दूसरा ये कि इसके अंदर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमाटा होते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेज होते हैं। अपेंडेजेज में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला है ट्राइकोम्स और दूसरा है हेयर्स। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मिस इज द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये बात आपको याद रखना है, ये असरसर रिजल्ट के लिए याद रखना है कि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। ठीक है,
इस तरह के सेल से ये बनता है, विच आर फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, ये कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। इपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, ये कैसा होता है, यूजुअली ये सिंगल लेयर होता है। इपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस होता है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। कहने का मतलब ये हुआ, ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, वो आपको याद रखना है कि ये एक तो कंटिन्यूअस लेयर होता है, दूसरा ये यूजुअली सिंगल लेयर होता है, तीसरा इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। अब पैरेनकाइमेटस सेल के अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल होते हैं और लार्ज वैक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आउटर मोस्ट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर विथ अ वैक्सी थिक लेयर, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। ये आपको याद करना है, आप अपने बुक में हाईलाइट कर लो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ही क्यूटिकल पाया जाता है, ठीक है, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसका क्या काम होता है, तो क्यूटिकल का काम होता है कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल जो होता है वह एब्सेंट होता है रूट में, ये आपको याद रखना है कि एब्सेंट, रूट के अंदर क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। मान लो कि रूट के अंदर, सोचो अगर रूट के अंदर क्यूटिकल होता तो क्या होता, तो ये इसका काम क्या है कि वाटर को प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, यानी कि ना वाटर को बाहर जाने देता है ना ही वाटर को अंदर आने देता है। तो अगर रूट के अंदर ये चीज़ हो जाता कि रूट में ना तो वाटर एंटर करता ना ही बाहर जाता, तो कभी भी अगर तुम प्लांट में, तुम्हारे घर में जो भी गुलाब का पौधा है, अगर उसके अंदर तुम पानी डालते तो क्या कभी वो गुलाब खिलता, क्योंकि उसके अंदर तो पानी जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से खिलेगा। तो इसलिए याद रखने के लिए सही है। इसके अलावा स्टोमाटा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा करता क्या है, तो ये रेगुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। इसे बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, तो दो फंक्शन है, ट्रांसपायरेशन को भी मेंटेन करता है और गैसियस एक्सचेंज को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ईच स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेपेड सेल, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर इन द ग्रासेस, ठीक है। द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड, सॉरी यहाँ तक देखो, 2 बीन शेपेड सेल, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, बीन शेपेड इस तरह का सेल होता है, ठीक है। तो ये स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा का ये जो बीच वाला ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो खाली खाली सा है, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये जो दो आप इस तरह से ये जो सेल देख रहे हो, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको स्टोमाटा बन जाएगा। तो ये हो गया स्टोमाटा, ये हो गया गार्ड सेल, ठीक है। ये 2 ठो गार्ड सेल रहेगा, बीच में हो गया स्टोमेटल पोर, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन करता है ट्रांसपायरेशन में और गैसियस एक्सचेंज में। कहाँ पर, तो ये सारा का सारा काम होता है डाइकॉट के केस में। लेकिन इन द ग्रासेस, ग्रास के केस में क्या होता है कि जो गार्ड सेल होता है वो डम्बल शेपेड होता है, यानी कि मोनोकॉट के केस में जो स्टोमाटा होता है उसके अंदर जो गार्ड सेल होता है वो डम्बल शेपेड होता है, ठीक है, वो बीन शेपेड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल का आउटर वॉल होता है जो आर्थिन, वो थीन होता है, और इनर वॉल जो होता है वो थिक होता है। देखो क्या कहने का मतलब है, देखो यही ना गार्ड सेल है, ये इसको थोड़ा समझने का ज़रूरत है। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि ये आउटर हो गया। अगर इस चीज़ को तुम ऐसे बड़ा करोगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि गोल कोई गुब्बारा था, इसको तुमने इस तरह से पिचका दिया। तो देखो ये वाला जो आउटर कवर होगा ना, ये वाला तो आउटर वाला वो पतला होगा और इनर वाला जो होगा वो मोटा होगा। तो वही देखो लिखा हुआ है कि आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे ये आउटर वॉल है, ये वाला जो होगा वो थीन होगा, और जो इनर होगा जो कि स्टोमेटल पोर के अंदर होगा वो थिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि द गार्ड सेल पोजेज क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है। Sometime a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape एंड साइज, जिसको हम लोग सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेल जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज होता है, स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है, तो वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। ये अलग है, ठीक है। सब्सिडियरी सेल को गार्ड सेल मत समझना, ये दोनों अलग अलग हैं। द स्टोमेटल अपर्चर, यानी कि जो अपर्चर होता है ना स्टोमाटा का,
गार्ड सेल का और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, ये सब मिल करके स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाए आपके कि स्टोमेटल अपैरेटस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो स्टोमेटल अपर्चर में अपैरेटस में अपर्चर होते हैं, गार्ड सेल होते हैं और सब्सिडियरी सेल होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया गार्ड सेल और तीसरा हो गया सब्सिडियरी सेल। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। ये आपका डाइकॉट है, ये आपका मोनोकॉट है। देखो स्टोमाटा बीन शेपेड होता है डाइकॉट में और डंबल शेपेड होता है मोनोकॉट में। ये वाला जो देख रहे हो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, अंदर में ये जो डॉटेड तुम देख रहे हो ना ग्रीन वाला, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा सब्सिडियरी सेल ये गार्ड सेल के बाहर में पाया जाता है। देखो दोनों तरफ है, इसमें भी है यानी कि मोनोकॉट में भी है, डाइकॉट में भी, सब्सिडियरी सेल दोनों में है, एपिडर्मल सेल भी देखो दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा स्टोमेटल अपर्चर, ये सॉरी स्टोमेटल पोर जो है वो देखो इसमें है, लेकिन इसमें कहीं तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। गार्ड सेल देखो दोनों में है, एक यहाँ पे ये देखो डंबल के जैसा नहीं दिख रहा है ये, और ये देखो डंबल के जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें देखो कैसा दिख रहा है, बीन शेपेड दिख रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अब बात करते हैं इसके आगे का। तो द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर, इसके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स आर ये इंपॉर्टेंट है, रूट का जो हेयर होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, इलोंगेशन होता है किस चीज़ का, तो एपिडर्मल सेल का, जो कि मदद करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर को ऑब्जर्व होने में, मिनरल को ऑब्जर्व होने में सॉइल से। यानी कि जो रूट के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, उसके हेल्प से वाटर ऑब्जर्व होता है और मिनरल्स ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। ऑन द स्टेम के अंदर जो एपिडर्मल हेयर होते हैं इसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स अलग से कोई भूत नहीं है, सिंपल है कि स्टेम के एपिडर्मल हेयर जो होता है स्टेम के अंदर उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स इन द रूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेल्यूलर, ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, यानी कि दोनों एक तरह से हेयर ही हैं, लेकिन ये स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स स्टेम का यूनिक फीचर है और ये मल्टीसेल्यूलर होता है। 2 बातें आपको याद रखनी है, ओके। अब है कि दे मे बी ब्रांच, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। ये ट्राइकोम्स के बारे में बोला जा रहा है। दे मे इवन सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी हो सकते हैं। ट्राइकोम्स मदद करता है प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रोकने में ये मदद करता है। आई होप यहाँ तक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये हमारा दूसरा टिश्यू सिस्टम है। इसमें है कि ग्राउंड, नाम ही से पता चल रहा है कि ये ग्राउंड में पाया जाएगा। एपिडर्मल क्या था कि अपर में पाया जा रहा था, लेकिन ये ग्राउंड में यानी कि अंदर पाया जाएगा, कहीं ना कहीं एपिडर्मल से नीचे पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। जितने भी, ये लाइन बहुत बार पूछा गया है, ये लाइन ऐसी एज इट इज़ उठा करके पूछा गया है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या पाया जाता है। तो देखो एपिडर्मल और वैस्कुलर बंडल सिस्टम को हटा दिया जाए तो जितने भी टिश्यू होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरी बात यह है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे, पेरिसाइकल में पाए जाएंगे, पीथ में पाए जाएंगे, मेडुलरी रेज में पाए जाएंगे, इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट में पाए जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। इन द लीफ के केस में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग मेसोफिल बोलते हैं। यानी कि मेसोफिल कहाँ पाया जाएगा, तो ये लीफ के केस में पाया जाएगा, थीन वॉल्ड होता है। आई होप दिस इज अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट वन इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर पे ये आता है। तो जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है, जिसके अंदर फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है। ये तुमने क्लास 9th या उससे पहले से भी तुमने नाम सुन रखा होगा, जाइलम फ्लोएम होता क्या है बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जाइलम फ्लोएम अलग से कोई भूत नहीं है, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का कंपोनेंट है, ये भी टिश्यू ही है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगर, ये दोनों साथ में मिल करके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइकॉट के केस में, डाइकोटोस्टोम के केस में कैम्बियम इज प्रेजेंट बट फ्लोएम एंड जाइलम
बिटवीन फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये ना डाइकॉट का एग्जाम्पल है, जिसमें आउटर में देखो फ्लोएम है, अंदर में जाइलम है, बीच में ये कैम्बियम है। देखो ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है, तो ये आपका कैम्बियम है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंज्वाइंट। कंज्वाइंट है ओपन है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन होगा, कंज्वाइंट ओपन होगा, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो कंज्वाइंट क्लोज होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि फ्लोएम ऊपर में है, जाइलम है, अब बीच में देखो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये रेडियली अरेंज है, इसलिए इसको रेडियल सिस्टम बोलते हैं। मतलब रेडियली अरेंज है ना, इसलिए इसको रेडियल बोला जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। सच जाइलम बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस इट इज कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। देखो कैम्बियम है, इसीलिए वो लोग सेकेंडरी ग्रोथ में जाएंगे, इसलिए इसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। अब है कि इन द मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल होता है हैव नो कैम्बियम, इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना पाता है, इसलिए इसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। व्हेन जाइलम, जब जाइलम और फ्लोएम दोनों विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर एलोंग द डिफरेंट रेडिया, इसलिए इसको हम लोग रेडियल बोलते हैं, जो कि रूट में पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये वाला आपको एग्जाम्पल बेस्ड है। देखो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये इसको अगर सेंटर मान लें तो ऐसे रेडियल के तौर पे ये लोग अरेंज्ड हैं, इसलिए इसको हम लोग रेडियल सिस्टम, देखो यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रूट के केस में होता है। इन कंज्वाइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो ज्वाइंटली सिचुएटेड होता है सेम रेडियस पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेम रेडियस पे किस में प्रेजेंट होता है, तो कंज्वाइंट में। नाम ही से पता चला कंज्वाइंट एक साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के वेस्कुलर बंडल जो होता है वो स्टेम और लीफ में ज़्यादा कॉमन होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि रूट में रेडियल पाया जाता है, आर से आप याद कर सकते हो, आर रूट रेडियल, और जो बाकी जो बच गया यानी कि स्टेम और लीफ, तो इन सब में कंज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। द कंज्वाइंट वेस्कुलर सिस्टम यूजुअली फ्लोएम लोकेटेड, ऐसे सिस्टम में ज़्यादातर फ्लोएम बाहर साइड में पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट के बारे में।